ये किताब मुझे दे दे हरी। नहीं नहीं, ये किताब मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, कभी नहीं। वो किताब मुझे दे दे हरी, वो किताब मुझे दे दे हरी। कितना बुरा सपना था और वो राक्षस कितना डरावना था। उसे देखकर तो मेरी हालत पतली हो गई थी। अरे ये मेरे नीचे क्या है? हरी अपनी बिस्तर से उठकर देखता है तो उसे वही किताब दिखाई देती है जिसे लेने वो राक्षस आया था। उसके बाद हरी जब उस किताब को खोलकर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई प्राचीन जादुई किताब है जिसमें तरह तरह के जादुई मंत्र लिखे होते हैं। ये तो कोई जादुई मंत्रों की किताब लगती है। ये सच है या झूठ, इसका पता लगाने के लिए मुझे इसका कोई मंत्र पढ़ना होगा। जादुई किताब के मंत्र। दिखा तू अपना कमाल, मेरी उंगली से निकाल, बिजली का स्रोत तू। ऐसा बोलते ही हरी के हाथों से बिजली निकलने लगी। अरे वाह, ये किताब तो सच में जादुई किताब है। हरी, दरवाजा खोलो ना, देखो ना मेरी गाय को क्या हो गया है। ये तो उर्वशी की आवाज है। हरी, मेरी मदद करो। क्या हुआ उर्वशी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है हरी, पता नहीं मेरी गाय को क्या हो गया है, वो खड़ी ही नहीं हो रही है। चलो जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जब हरी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि गाय की हालत बहुत नाजुक है। ये क्या है? हरी जब गाय को ध्यान से देखता है तो उसे सांप के डसने के निशान दिखाई देते हैं। ये तो सांप के डसने का निशान है। मुझे इस किताब से जहर निकालने का कोई मंत्र पढ़ना होगा, पर मैं उर्वशी के सामने वो किताब नहीं निकाल सकता। उर्वशी, मुझे समझ आ गया है क्या करना है। तुम जल्दी से गाय के लिए गर्म पानी करके लाओ और साथ में कपड़ा भी ले आना। अब यहां कोई नहीं है। हरी उस जादुई किताब से जहर निकालने का मंत्र पढ़ने लगता है। आबरा का डाबरा आई बला निकाल दे, ये जहर और कर दे, इसे चग्गा भला। मंत्र पढ़ते ही सांप का जहर बाहर निकलने लगता है और वो गाय वापस स्वस्थ हो जाती है। अरे ये क्या, मेरी गाय सही हो गई। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर वो दोनों खुश होकर अपने घर की तरफ चलते हैं। वैसे हरी, तुमने बताया नहीं, तुमने मेरी गाय को कैसे ठीक किया? उर्वशी, छोड़ ये बात, फिर कभी बताऊंगा। तुम तो ये बताओ, गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है ना? गांव की खबर तो ये है कि हमारे गांव में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं घट रहे हैं। गांव के बहुत से लोगों की भेड़ बकरी गायब हो गई है और जंगल से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी वहां पर एक डरावनी रोशनी दिखाई देती है। मैं वो किताब तुमसे लेने आया हूं हरी, चुपचाप वो किताब मुझे दे दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। बाप रे, ये रोशनी तो बात भी करती है। और ये किस किताब की बात कर रही है? हरी, अभी इन सवालों का जवाब देने का सही समय नहीं है उर्वशी। जल्द ही मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। जादुई किताब के मंत्र दिखा, अपना कमाल तू, मेरी उंगली से बिजली का बहुत बड़ा स्रोत बाहर निकाल तू। हरी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बताओ ना, ये रोशनी हमारे पीछे क्यों आई थी? इतना बड़ा धमाका सुनकर गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। ये क्या था हरी? तुम्हारे घर के बाहर इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ? मुखिया जी, रात को मैंने एक सपना देखा जिसमें एक दानव मुझसे कोई किताब लेने आया था। आज सुबह जब मैं उठा तो वही किताब मुझे मेरे बिस्तर पर मिली और अभी एक रोशनी मुझसे वो किताब लेने आई थी। बेटा, उस रोशनी के बीच में एक बड़ी आंख भी थी क्या? हाँ हाँ माँ जी, पर आपको ये बात कैसे पता लगी? बेटा, ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटी थी। गांव पर उस समय भी एक भयानक संकट आया हुआ था। फिर एक साधु बाबा ने 1000 साल पुराने एक जादुई वृक्ष की आराधना की थी। उसके बाद वो रोशनी कभी फिर दिखाई नहीं दी। इसका मतलब हमें उस वृक्ष के पास जाना होगा। अब सारे सवालों के जवाब वो जादुई वृक्ष ही देगा। मुखिया जी, चलिए।
अरे भाई हरी, ये किताब भी तुम्हें मिली है और ये रोशनी भी तुम्हारे पीछे आई है। ये समस्या तुम्हारी है। अगर तुम्हारे साथ गांव का कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो जा सकता है, पर मैं नहीं जा सकता। उर्वशी, कोई भी मेरे साथ जाने को राजी नहीं है। पता नहीं मैं उस वृक्ष का पता लगा पाऊंगा या नहीं। बेटा तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अकेले ही उस वृक्ष के पास जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हरी। नहीं उर्वशी, तुम रहने दो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद हरि उर्वशी के साथ एक कालीन पर सवार होकर जंगल की तरफ चल देता है। बातें करते करते वो दोनों उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। उर्वशी, नीचे देखो, उस बड़े से पेड़ से एक विचित्र सी रोशनी निकल रही है। शायद यही वो पेड़ है जिसके बारे में बूढ़ी माँ हमसे कह रही थी। हाँ, चलो उस पेड़ की तरफ चलते हैं। वो दोनों आखिरकार उस जादुई पेड़ को खोज लेते हैं। हरी, हे जादुई पेड़, आपको मेरा नाम कैसे पता? और इस संकट से बचने का हमें कोई मार्ग दिखाओ। हरी, मैंने ही तुम्हें वो किताब दी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक साधु की तपस्या से खुश होकर मैंने उन्हें एक धागा दिया था, जिसे उस साधु ने कालिया नाग की मीनार पर बांध दिया था। उसी वजह से वो पत्थर बन गया था। किसी कारणवश वो धागा टूट गया है। अब फिर से वो नाग वापस लौट आया है। तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना वो नाग पूरे गांव को नागलोक बना देगा। पेड़ देवता, आप हमें वो धागा दे दो। हम पुनः उस धागे को नाग की मीनार के बाद आएंगे। अब वो धागा काम नहीं आएगा, क्योंकि उस नाग ने धागे की काठ को ढूंढ लिया है। ठीक है पेड़ देवता, फिर हम इस जादुई किताब का इस्तेमाल करके उस नाग को वापस पत्थर का बना देंगे। हाँ, पर उसकी ऊर्जा का स्रोत बंद किए बिना उसके ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। जिस जगह वो नाग बैठता है उसके पीछे वो अपनी नागमणि रखता है। तुम्हें उस नागमणि को मीनार के भीतर लगे ऊर्जा छेद पर लगाना होगा। उसके बाद उसकी सारी शक्तियां रुक जाएंगी और फिर तुम उसे पत्थर का बना पाओगे। ठीक है पेड़ देवता, अब हमें शीघ्र ही वहां जाना चाहिए। विजयी भव। हरी, उस नाग के पास से हम वो नागमणि कैसे निकाल पाएंगे? मेरे पास एक बहुत तगड़ी युक्ति है उर्वशी, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस मैं तुमसे जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना। हरि उर्वशी को उसकी योजना बताता है। क्या युक्ति है हरी? ऐसा करके तो हम आसानी से उसकी नागमणि चुरा लेंगे। हाँ चलो, नाग की मीनार भी आ गई है। हाँ हाँ चलो। जादुई किताब के मंत्र दिखा अपना कमाल। तू बना दे मुझे अदृश्य, साथ ही उस वस्तु को जिसे लगाता हाथ में। उर्वशी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना तुम। क्या तुम यहां मुझे बंदी बनाने आई हो? बंदी? भला मैं आपको क्यों बंदी बनाऊंगी? मैं तो एक नागकन्या हूँ। दरअसल आप मुझे बहुत पसंद आए। आपकी शक्ति देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं यहाँ आपसे शादी करने आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। पर पहले तुम मुझे अपना नाग रूप दिखाओ। नाग रूप तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर उससे पहले मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। अरे वाह, तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियां भी हैं। आपकी ये सुंदर मीनार बहुत पुरानी हो गई है। आप अगर चाहो तो मैं इसे एकदम नई बना सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर। उर्वशी कुछ ही पल में उस मीनार को नई बना देती है। वाह, पूरी मीनार नई हो गई। अब चलो, तुम मुझे अपना नाग रूप दिखाओ। हाँ हाँ, पर आप जहां बैठे हो उस जगह की सफाई रह गई है। हाँ, ये भी कर लो। उर्वशी, जैसे ही नाग वहां से हटेगा मैं उस नागमणि को वहां से ले लूंगा। तुम जादुई मंत्रों की सहायता से वहां एक नकली मणि बना देना। उसके बाद मैं जाकर वो नागमणि उसके ऊर्जा स्रोत पर लगा दूंगा। यही अच्छा मौका है। मैं ये नागमणि उसके ऊर्जा छेद पर लगा देता हूं। उर्वशी, अब उस नाग के पास कोई शक्ति नहीं है।
अब उसे पत्थर का बना दो। मेरे साथ धोखा, इस धोखे का बदला मैं जरूर लूंगा। मैं फिर आऊंगा उर्वशी, मैं आऊंगा। अशोकनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल ने सभी गांव वासियों की नाक में दम कर रखा था। वो चुड़ैल रोज रात को आती और गांव वासियों के घरों का दरवाजा खटखटाती और उनसे पीने के लिए शराब मांगती। यदि कोई इंसान शराब की बोतल नहीं देता तो वो चुड़ैल उसे वहीं पर मार देती थी। एक दिन हरिया किसान शाम को अपने खेत से थक हार कर अपने घर लौटता है। पूनम और हरिया खाना खा ही रहे थे, तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और चुड़ैल बोलती हैं। यहां हमारे ही खाने के पैसे नहीं हो पाते और ये चुड़ैल इसको रोज शराब के पैसे कहां से लाएं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने इस शराबी चुड़ैल को कितनी बार शराब पिला दी, फिर भी ये रोज हमारे ही घर चली आती है। इसका कुछ तो करना ही होगा। पूनम उसके लिए अपनी अलमारी से एक शराब की बोतल निकालकर दरवाजे के नीचे से शराब की बोतल को उस चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल ऐसा बोलकर शराब पीने लगती है और वहां से गायब हो जाती है। फिर हरिया के पड़ोसी का दरवाजा खटखटाती है। मुझे शराब पिला दो, मेरी बोतल मुझे दे दो। चुड़ैल काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब हरिया का पड़ोसी दरवाजा नहीं खोलता है तो चुड़ैल गुस्से में जाकर उसका दरवाजा तोड़ देती है और उसे वहीं पर मार देती है। सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग हरिया के पड़ोसी का अंतिम संस्कार करते हैं। भाई हरिया, हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ इलाज तो करवाना ही होगा। हाँ भाई मंगतू, मैंने सुना है पास के जंगल में एक तांत्रिक रहता है। क्यों ना हम सब उसके पास चले। उसके बाद सभी गांव वाले उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं और उस चुड़ैल के बारे में सारी बात बताते हैं। ये लो सरपंच जी, आज रात जब वो चुड़ैल गांव में शराब मांगने के लिए आए तो तुम ये गंगा जल एक बोतल में भरकर उस चुड़ैल को दे देना। ठीक है महाराज, अब हम चलते हैं। गंगा जल लेकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल हरिया के घर शराब लेने के लिए दरवाजा खटखटाती है। हरिया ने बाबा के बताए अनुसार बोतल में गंगा जल भरकर उसे चुड़ैल को दे दिया। देखो, इन गांव वालों में मेरा कितना खौफ है। मेरे डर से मुझे ये लोग रोज शराब पिलाते हैं। इसके बाद चुड़ैल उस बोतल में शराब समझकर पीने लगती है। देखते ही देखते शराबी चुड़ैल जलने लगती है। तभी कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और चुड़ैल को जलता देखकर वो बहुत खुश होते हैं। इस तरह गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिलता है। एक समय की बात है जब रामू अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। एक दिन की बात है जब चिंटू ने अपने बाबूजी से गुलाब जामुन खाने की फरमाइश की। बाबूजी, मेरा गुलाब जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है। आप शाम को आते वक्त जरूर लेते आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आऊंगा। आज तक ऐसा हुआ है क्या जो तूने कुछ मांगा और मैं लेकर ना आया हूं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो बस फिर
चिंटू का गुलाब जामुन खाने का इतना मन कर रहा होता है कि उससे बिल्कुल सब्र ही नहीं होता और अपने बाबूजी का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। माँ, बहुत देर हो गई, बाबूजी अभी तक आए नहीं। अरे कभी कभी उनको देर हो जाती है, ऑफिस में कुछ काम आ गया होगा। यह सुनकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रामू अपने दोस्त के घर से निकलकर चिंटू के लिए मिठाई की दुकान देख रहा होता है। अरे भाई, यहां तो सब दुकान बंद हो गई, शायद मैं बहुत लेट हो गया। चिंटू तो गुलाब जामुन के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे गुलाब जामुन तो लेकर जाना ही होगा। रामू सभी जगह मिठाई की दुकान देखता है, तभी उसे एक दुकान खुली हुई दिखाई देती है। रामू यह देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से उस दुकान पर जाता है। अरे भाई, आपकी दुकान अभी तक खुली हुई है? हाँ भाई, मैं तो रात को ही अपनी दुकान खोलता हूँ, दिन में कुछ और काम धंधा कर लेता हूँ। अब बताओ आपको कितने किलो गुलाब जामुन चाहिए? ऐसा करो, 1 किलो गुलाब जामुन पैक कर दो। दुकान वाला 1 किलो गुलाब जामुन पैक करके रामू को दे देता है। रामू उन गुलाब जामुनों को लेकर सीधा घर चला जाता है। चिंटू बाबूजी को देखकर भागता हुआ आता है और बोलता है, बाबूजी जल्दी बताओ, मेरे गुलाब जामुन कहाँ हैं? अरे रुक रुक, सब्र तो रख, गुलाब जामुन लेकर आया हूं, पर अभी बहुत गर्म है। एक बार तुम आराम से बैठो, तुम्हारी माँ कटोरी में डालकर दे देगी। शीला गुलाब जामुन कटोरी में रख देती है। चिंटू जैसे ही गुलाब जामुन खाता है और खाता ही रह जाता है। इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन उसने पहले कभी नहीं खाए थे। ये गुलाब जामुन कितने अच्छे हैं। बाबूजी, ये सारे गुलाब जामुन मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, तेरे लिए ही तो लाया हूं, पर हमें एक तो दे दे। नहीं नहीं, एक भी नहीं दूंगा, सबके सब में ही खाऊंगा। अब चिंटू एक एक करके सारे गुलाब जामुन खाने लगता है और कुछ ही देर में सारे गुलाब जामुन छट कर जाता है। उसके माँ बाप को यह बड़ा अजीब लगता है। चिंटू अगले दिन फिर से अपने पिताजी से बोलता है, बाबूजी, वो सब गुलाब जामुन खत्म हो गए, आज आप फिर से मुझे गुलाब जामुन ले आना। अरे नहीं बेटा, तुमने कल ही तो गुलाब जामुन खाए हैं, ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं नहीं, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं होते बेटा, मैं ले आऊंगा। रामू अगली रात भी आते वक्त उस गुलाब जामुन की दुकान पर जाता है और 1 किलो गुलाब जामुन ले आता है। घर पहुंचते ही चिंटू गुलाब जामुन गपागप खाने लगता है। चिंटू के माता पिता उसे जानवरों की तरह गुलाब जामुन खाता देख बड़े हैरान होते हैं। ये चिंटू कल भी ऐसे ही खा रहा था और आज भी, आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसे खाएगा तो इसका पेट ही खराब हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। शीला चिंटू के हाथ से गुलाब जामुन का डब्बा लेने लगती है। तभी चिंटू गुस्से में बोलता है, पागल औरत, समझ नहीं आता तुझे? एक बार में दोबारा मेरे गुलाब जामुन को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर शीला और राजू दंग रह जाते हैं। शीला को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ उठा देती है, लेकिन शीला का हाथ हवा में ही रुक जाता है। वो बहुत कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां से हिलता भी नहीं। ये क्या हुआ? मेरे हाथ को हिल क्यों नहीं रहा? तुम चलो अंदर। तू मुझे अंदर लेकर क्यों आई? आज उसे एक थप्पड़ लगा देती तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। तुम्हें अपना हाथ रोकना नहीं चाहिए था। अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। मेरा हाथ अपने आप ही हवा में रुक गया था, मैंने रुका नहीं था। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाई। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, हमारे बच्चे को कुछ हो गया है और ये कल से ही ऐसा कर रहा है। मुझे शक है ये सब उन गुलाब जामुन की वजह से हो रहा है। मैं कल ही उस दुकान वाले के पास में जाऊंगा और पूछूंगा।
अगले दिन रामू वहां पहुंच जाता है, पर उसे वहां कोई दुकान नहीं दिखाई दी। अरे भाई, यही तो थी वो दुकान, कहाँ गायब हो गई? अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बाबा, यहाँ एक गुलाब जामुन की दुकान थी, पता नहीं कहाँ गई। अरे भैया, क्यों उस दुकान के बारे में पूछ रहे हो? क्या हो गया? बाबा, जब से मेरे बेटे ने उस दुकान के गुलाब जामुन खाए हैं, वो पागलों के जैसी हरकत कर रहा है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? और किसी ने तो वो गुलाब जामुन नहीं खाए ना? नहीं, बस उसी ने खाए हैं। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी क्या बात है उन गुलाब जामुनों में? वह एक भूत की दुकान है, वो बस रात को ही दिखाई देती है। और जो भी कोई उस दुकान के गुलाब जामुन खाता है, वो तो समझो गया काम से। ये आप क्या बोल रहे हो बाबा? मेरे बेटे ने तो बहुत सारे गुलाब जामुन खाए हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बेटे को बचाऊं? मैं तुमको एक पता देता हूं और तुम सीधे ही वहां जाओ। वो बहुत बड़ा तांत्रिक है, अब बस वही तुम्हारे बेटे को बचा सकता है। रामू बाबा से पता पूछता है और सीधा उस तांत्रिक के पास में जाता है। वहां जाते ही रामू तांत्रिक को सारी बात बता देता है। ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं आज रात ही उस भूत को कैद कर लूंगा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने बेटे का ध्यान रखो। रामू घर आकर अपने बेटे को लेकर उस दुकान के पास में जाकर बैठ जाता है। तभी वहां वो तांत्रिक भी आ जाता है। चिंटू अभी भी बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है। उसके बाद वो तांत्रिक भूत की दुकान पर जाता है और बोलता है, बहुत हो गया तेरा खेल, मुझे पता है तू कौन है। चल अपने असली रूप में आ और मेरा सामना कर। दुकान वाला जोर जोर से हंसता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तभी तांत्रिक उस पर थोड़ी सी भभूत डालता है, पर भूत पर उसका कोई असर नहीं होता और वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख तांत्रिक सोच में पड़ जाता है और कहता है, चल ठीक है, मैं तुझसे हार गया, पर मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे गुलाब जामुन मुझे भी अपने बस में कर लेते हैं क्या? ला मुझे भी गुलाब जामुन दे। हाँ देख लो, पता चल जाएगा। तो दे दो सारे गुलाब जामुन मुझे। भूत अपने सारे गुलाब जामुन उस तांत्रिक को पैक करके दे देता है। शीला और रामू ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तांत्रिक सारे गुलाब जामुन लेकर वहां से एक कब्रिस्तान में चला जाता है। वहां जाकर वो एक एक करके गुलाब जामुन सभी कब्रों के ऊपर रख देता है। उसके बाद सारे भूत गुलाब जामुन की खुशबू से बाहर आ जाते हैं और गुलाब जामुन खाने लगते हैं। उसके बाद भूत और गुलाब जामुन मांगने लगते हैं। और गुलाब जामुन चाहिए तो तुमको मेरा कहना मानना होगा। तांत्रिक की बात मानकर भूत चिंटू को सही कर देते हैं। चिंटू अब एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक उन भूतों को उस दुकान की तरफ भेज देता है। सारे भूत उस गुलाब जामुन की दुकान पर आ जाते हैं और गुलाब जामुन मांगकर खाने लगते हैं। जब सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाते हैं, कब्रिस्तान के भूत दुकान वाले भूत से इतने गुलाब जामुन बनवाते हैं कि उसकी हालत पतली हो जाती है। जब वो भूत गुलाब जामुन बनाने से मना करता है तो सारे भूत मिलकर उस भूत को पकड़ लेते हैं और गर्म कढ़ाई में डालकर मार देते हैं।